दीजिए नेक्स्ट हेडिंग, आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट। कल ही हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन ये किया है कि अब तक हमने जितने भी आर्टिकल्स देखे हैं वो बेसिकली हमें राइट्स देते हैं, लेकिन आर्टिकल 33, 34 या 35 ये हमें राइट्स नहीं देते, तो ये हमारे राइट्स निकाल लेते हैं। लेकिन सभी के राइट्स, हाँ हो सकता है कि सभी के राइट्स, आर्टिकल 33 तो स्पेसिफिक एक जिसको हम लोग कहेंगे कि ग्रुप के लिए है। आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है। कौन कौन से राइट्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए राइट्स में तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, रिलीजियस राइट्स हैं, इन सभी राइट्स को लेके नहीं, लेकिन कुछ राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का काम आर्टिकल 33 करता है। लेकिन किन के राइट्स? तो आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस जब हम लोग बोल रहे हैं तो आर्म फोर्सेस का डेफिनेशन क्या निकलेगा या फिर आर्म फोर्सेस में क्या क्या आएगा, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब हम लोग आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे कंट्री की जो मेन 3 आर्म फोर्सेस हैं, मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों आ गए। इसके अलावा सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस। अच्छा, पहले तो इसे समझना पड़ेगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हम लोग किसे कहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स छोड़ के जितने भी फोर्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे एग्जांपल लेंगे, आपने सुना होगा सीआरपीएफ, एसआरपीएफ स्टेट का है, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बतियन फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस हैं ऐसे, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं जो आर्मी से अलग हैं, जो नेवी या एयरफोर्स से अलग है। उन सब को हम लोग कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। सो सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके अलावा सारे स्टेट की पुलिस फोर्स, ये भी आ जाएगा इसमें आर्म फोर्सेस में। और इसके अलावा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सीक्रेट पुलिस फोर्स, सीक्रेट पुलिस फोर्स रहता है ना, जैसे रॉ एजेंट्स, रॉ, राइट, ठीक है, ये सब सीक्रेट पुलिस फोर्स हुए। इन सब को लाया गया है एक ही टर्म में, आर्म फोर्सेस। और सीधा सीधा आर्टिकल 33 जो है वो आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अब मामला भाई ये है कि आर्टिकल कहने से अच्छा हम लोग कहेंगे कि पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये तो इंडियन सिटीजन्स को सबको राइट्स देता है। अब इंडियन सिटीजन्स में देखिए ना आप, मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, भाई उसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है ना, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई आर्मी में है, कोई और कहीं पे है। तो ये सारे राइट्स तो सबको मिलता है, लेकिन फिर भी इन सब में आर्म फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कौन कौन से राइट्स, पहले उसका हम लोग लिस्ट दे सकते हैं। आर्म फोर्सेस के फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस राइट को यूज करना भाई नहीं है, उनको राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा देखेंगे बाद में। इसके अलावा आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके से कोई एसोसिएशंस नहीं बना सकते। आर्म फोर्सेस के मेंबर्स जब तक आर्म फोर्सेस में है तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते जब तक वो फोर्सेस में है। रिटायरमेंट के बाद चाहे जो करे। किसी भी मीडिया से वो डायरेक्टली, इंडिविजुअली, प्राइवेटली कंसर्न नहीं कर सकते हैं, कंसर्न नहीं रख सकते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफिशियली वो मीडिया के सामने है ना, वो कॉन्फ्रेंस तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअली वो बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते। ऑफिशियली जा पाएंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं, प्राइवेटली नहीं। मैं एक एक को बताऊंगा। किसी भी तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट उसका हिस्सा नहीं हो सकते, इतने रिस्ट्रिक्शंस है अभी। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? सो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस कंट्री के सेफ्टी के लिए है, सबसे ज़रूरी बात। दूसरी बात, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ये सारे लोग अनुशासन में रहे उसके लिए है। 2 बातें हमने कह दी, एक तो कंट्री की सिक्योरिटी, दूसरा वो कि भाई वहाँ वो डिसिप्लिन में रहे।
और तीसरी और ज़रूरी बात कि कंट्री, ठीक है, वो फर्स्ट जो है ना कंट्री का सिक्योरिटी, उसी में आ गया जो मैं बोलने वाला था। पहले एक एक को समझते हैं हम लोग, एक सिंपल बात को समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट अगर हम लोग देंगे तो भी पुलिस फोर्स या फिर आर्म फोर्स अपने जो सोच है वो कितना इजीली मीडिया पे या फिर है ना व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं हमारे नेशन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल दे दूँ आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये लगभग 2016 की बात है, 15-16 की बात होगी। एक आर्मी का बड़ा सिंपल सा वो सोल्जर था, मतलब छोटे पोस्ट पे, और उसने फ्रिक्वेंटली कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब में डाले थे। और उसके वीडियोस इसी के लिए थे कि भाई हम इतना मेहनत लेते हैं, हमारे घरदार को छोड़ के जो है देश की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं शत्रु के सामने, लेकिन हमें खाना किस तरीके से मिलता है ना, उस बात पे उसने कई वीडियोस बनाए। और उसका यही कहना था कि हमें एटलीस्ट खाना तो सही तरीके से दो, पेट भर के दो, न्यूट्रिएंट्स फूड तो दो। उसने कई वीडियोस चलाए। 4-5 वीडियोस के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल करना मतलब उसको सजा देना है, उसको उस पोस्ट से निकाल देना है, ठीक है। अब ये कोर्ट मार्शल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है ना, वो कोर्ट मार्शल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो अपनी बातों को नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं रख सकता। अभी और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन था इसी को लेके था कि आज भी क्या हालत है, आज भी नहीं मिल रहा है खाना सही तरीके से। आज भी अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो व्हीकल्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जैसे लास्ट टाइम पुलवामा हुआ, तो पुलवामा में कितना इजीली भाई एक वैन आके भाई सीधा सीधा एक ट्रक कूड़ा के लेके गई, मतलब कितना इजी है ना हमारे सोल्जर्स को मारना। तो मामला ये है कि भाई वो तो आधी जान तो ऐसे ही हाथ में लेके घूम रहे वो। अब ऐसे लोगों को या फिर ऐसे टीम को अगर हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया तो आप सोचो कि वो कितने सारी बातें बाहर निकालेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बार क्या हो जाएगा कि जैसे ये जो राइट है या ये जो मामले हैं, ये बहुत बार देश के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कंट्री के लिए थोड़ा सा धोखादायक हो सकते हैं। आप जितना भी सीक्रेट मिशन हो गए या फिर जो भी बातें हो गई, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट तो इन्हीं का रहता है, जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी ने, हम जो कुछ करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, समझ के चलो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, अगर उस स्ट्राइक के पहले अगर किसी ने गलती से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके इस बात को पब्लिक कर दिया, हो गया फिर स्ट्राइक घर में ही, है ना। मामला ये हो जाएगा ना, जैसे लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ ना। लास्ट टाइम बेसिकली क्या हुआ था, मतलब देसाई की सरकार थी, देसाई के टाइम पे जब हमारे रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में गए थे, वो ठीक है, वो अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या हो सकता है मैं आपको ये बताऊं। मामला ये हो गया था कि हम पहले पाकिस्तान के सारे फ़ोन कॉल्स को टैप करते थे, बड़ा इजीली हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाता था। तो हमारे पास जब सारी चीज़ें हैं तो हम थोड़ा होशियारी भी मारते हैं। अब समझ के चलो कि आपका फ़ोन अगर किसी ने कर लिया ना, हैक कर लिया, एग्जाम्पल, आप किससे बात कर रहे हो, किसके फ़ोन आ रहे हैं, सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है और वो पूछ रहा है कि अच्छा बेटा इतने बजे इसके साथ बात किया, भाई आपको डाउट नहीं हो जाएगा कि भाई इसे तो कुछ पता है, और इसे कुछ ना कुछ पता है, मतलब देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या है। हमने यही किया, हमारे मिनिस्ट्री से फ़ोन गया पाकिस्तान और बोला गया, हमारे रॉ एजेंट्स को ये खबर लगी थी कि वहाँ पे एटॉमिक वेपन जो है वो बन रहे हैं। तो 175 हमारे रॉ एजेंट्स थे वहाँ पे, बड़े मुश्किल से वो उस सेंटर्स तक पहुँचे थे। कोई नाई बना, कोई और कुछ बना, मैक्सिमम लोग नाई बने थे। नाई क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक वेपन्स या फिर एटॉमिक प्लांट्स में जो काम करते हैं, उसमें से जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे या फिर जो भी कुछ निकलेंगे आइटम्स, वो ना बालों में चिपकते हैं। तो बाल का सैंपल लेके हम ये ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ काम चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बने थे नाई। अब ये गए, पता चल गया कि हाँ ये लगभग श्योर है कि ये चोर जो है पाकिस्तान चोरी है। इन्होंने चोरी किया फॉर्मूला इजराइल से। पाकिस्तान के पास अच्छे खासे एटॉमिक वेपन्स है, लेकिन इन गरीबों का खुद का कुछ नहीं, इन्होंने चोरी किया है फॉर्मूला इजराइल से, ठीक। अब यहाँ से फ़ोन गया पाकिस्तानी ऑफिस और बोला गया कि अच्छा बेटा तुम लोग भी आर्म फोर्स बना रहे हो, देखो आगे मत बढ़ो, नहीं तो ये बुरा हो जाएगा, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कंप्लेंट कर देंगे। अब इतनी बड़ी बात यहाँ से इंडिया से जा रही है वहाँ पे, तो भाई वहाँ तो समझ में आ रहा ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ के गवर्नमेंट ने सीधा आदेश दे दिया कि ढूंढो, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई एजेंट्स है। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला, 3 दिन में हमारे 150-175 सारे रॉ एजेंट्स पकड़े गए, सबको फांसी दे दिया गया। सोचो, एक गलती
अब ये गलती अगर हमारे आर्म फोर्सेस से होती है तो आप सोचो कितनी गड़बड़ हो जाएंगी, जबकि इनके पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रहती है ना, तो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करें, यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंट्री का सिक्योरिटी फर्स्ट, बाकी भी राइट्स के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। ठीक, इसके अलावा एसोसिएशंस, वो कोई एसोसिएशंस नहीं खोल सकते हैं। आप पहले इसे समझिए कि जब हम लोग एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम किस एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लूँ, रेलवे में काम करने वाले जो लेबर्स हैं उनके रेलवे लेबर एसोसिएशन है, राइट। ये जो रास्ते में ऑटो चलाते हैं ना, उनके भी ऑटो एसोसिएशंस रहते हैं, पता होगा आपको। अच्छा, एसोसिएशन है तो एसोसिएशन क्या है, पहले तो इसे समझिए। एसोसिएशन मतलब प्रेशर ग्रुप। अब कभी प्रेशर ग्रुप के ऊपर हमारी बात हुई? प्रेशर ग्रुप मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब प्रेशर ग्रुप नहीं, पॉलिटिकल पार्टी अलग, प्रेशर ग्रुप अलग। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर ग्रुप रह सकते हैं, वो हम लोग बाद में समझते रहेंगे, लेकिन प्रेशर ग्रुप का कहीं प्रेशर गवर्नमेंट पे बनता है और गवर्नमेंट फिर उस हिसाब ने अपनी पॉलिसीज जो है वह बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप के पास एक पावर रहता है, क्या? स्ट्राइक का। आप समझ के चलो, रेलवे में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका कहना ये है, उनकी डिमांड ये है कि भाई हमारी सैलरीज बढ़ाओ, अलाउंसेस बढ़ाओ, और जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक हम लोग जा रहे स्ट्राइक पे। इनको ये सारी चीज़ें करवाने के लिए कौन उकसाता है? अरे उनका लीडर है ना, एसोसिएशन का लीडर है ना, तो उनके काम है सारी चीज़ें। तो इन्होंने कर दिया स्ट्राइक कर दिया, तो देखो अब सारी चीज़ें हो जाएंगी बंद। आप खुद सोचिए, आप हर साल, मैं बता रहा हूँ, साल में एक बार तो भी मेडिकल में डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बहुत आम बात है। एक दिन में स्ट्राइक छूट जाता है वो बात अलग, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। आप सोचो कि मेडिकल में एक भी डॉक्टर या फिर एक भी नर्स अगर सर्विस नहीं दे रहा है, कितने मौतें हो जाएंगी। ठीक है, अब सेम अगर हमने आर्म फोर्सेस को एसोसिएशन बनाने का अधिकार दे दिया, बनाओ अपने एसोसिएशन, पुलिस फोर्स भी बना रही है एसोसिएशन, और पुलिस खुद बैठी है स्ट्राइक पे, आप सोचो आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए एसोसिएशन के हमने उन्हें राइट्स नहीं दिए हैं। सेम फिर पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। मीडिया से भी ऑफ कोर्स वो मीडिया के सामने आएंगे इंडिविजुअली, प्राइवेटली, तो उनके क्वेश्चंस, इनके जवाब, और जवाबों में कुछ सीक्रेट बातें निकल सकती है। ठीक है, तो वो ना निकले तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो मीडिया के लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर रहते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर। आजकल के इतने शातिर नहीं हैं। आजकल के मीडिया के लोग बस सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो, आप आपके इसमें बंटवा रखते हो कि नहीं रखते हो। अरे हमारी मीडिया प्राइम मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पूछती है वो पूछ रहा हूं आपको। अक्षय कुमार का क्वेश्चन था ना, पहली बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मीडिया को तो देते नहीं है कॉन्फ्रेंस करने, लेकिन एक्टर्स को देते हैं। अक्षय कुमार ने लिया था लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू, और वो भी बगीचे में हुआ था, एक गार्डन में, बढ़िया खुली हवा में। यहाँ पे एक सवाल पूछा है अक्षय कुमार ने कि आपको आम पसंद है सर, आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो चूस के खाते हो? वाह, मतलब अगर काट के खाएंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, चूस के खाएंगे तो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? क्वेश्चंस क्या बने? अभी एक कल की बात बता रहा हूं आपको, कल एक मामूली सी मीडिया की लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बैंड बजा दी है यूएस में। यूएस के सीनेट ने एक लॉ लाया। लॉ क्या था? एक बंदा है, वो बंदा एक अलग बिजनेस चलाता था, 14, 13, 12, 15 साल की लड़कियों को, है ना, कुछ अलग बिजनेस में वो डाल रहा था, और वो डोनाल्ड भाई का बहुत अच्छा सच्चा दोस्त, मतलब वो जय तो ये वीरू, ऐसा। पहले की बात। अब उसको लेके बहुत एलिगेशंस लेके सीनेट ने बहुत सीरियसली लिया, लॉ बनाया कि उसको लेके सारी रिपोर्ट्स निकालो और पब्लिक कर दो, वो बंदे को डालेंगे हम लोग जेल में। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त, तो ऑफकोर्स मीडिया तो सवाल पूछेंगी। वो लड़की ने इतने सवाल पूछे, डोनाल्ड ट्रंप सारे आंसर दे रहा है, लेकिन लास्ट एंड तक उसका मतलब पेशेंस टूट गया। फिर वो छिड़ गया, क्वाइट यू पिग, ये बोल के निकल गया। अब उसने सुअर बोल दिया, अब पूरा मीडिया चढ़ा पड़ा है, ऐसे कैसे मीडिया के लोगों को सुअर बोलेंगे बेटा, ऐसे इतनी हिम्मत होगी? मीडिया इतना ताकतवर रहना चाहिए ना, मीडिया उतना ताकतवर है। तो मीडिया बड़ा प्यार से क्वेश्चन ऐसे ले जाता है ना कि सामने वाले उनको जो सुनना है वो सुनवा के लेते हैं। जैसे चंद्रचूड़ सर रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट के बाद मीडिया के सामने एक ही बार आए, और इतना प्यार से वो मीडिया, मतलब ये हमारा मीडिया नहीं है, ये तो बिकाऊ मीडिया वो अलग है, एक यूट्यूब वाला बड़ा मीडिया, उसके सामने आए और बड़े प्यार से वो ऐसे लेके गया कि चंद्रचूड़ सर फंस गए।
कौन सा जजमेंट? राम मंदिर अयोध्या। उनके बातों से समझ में आ रहा था कि उन्होंने बायस होके वो जजमेंट दिया। उसके बाद वो खुद रुक गए, थोड़ा सा रुके, पानी पिए, फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मीडिया है, वो सही तरीके से ले जाएंगी, तो इस कारण भी हम उन्हें मीडिया से दूर रखेंगे। पब्लिक मीटिंग्स ऑफिशियली जा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकते कि कॉलोनी में है 15 अगस्त का प्रोग्राम तो जा रहे भाषण दे रहे, नहीं, वो उन्हें नहीं है राइट। और प्रोटेस्ट करने का ऑफकोर्स राइट तो उन्हें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उनका काम प्रोटेस्ट तोड़ना है, करना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हम उनसे ले रहे हैं, छीन रहे हैं। ओके, अब इसके लिए हमने कई एक्ट्स लाए हैं, अलग अलग एक्ट्स लाए हैं। अब ये एक्ट जो लाए हैं, अच्छा और एक ज़रूरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस मतलब समझ के चलो, जैसे आर्मी में जो सोल्जर है या फिर जो कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, उनके ऊपर ही है क्या, या फिर आर्मी में काम करने वाले जो सामान्य क्लास 4 के लोग हैं। अब क्लास 4 के लोग कौन? 9, ड्राइवर, कुक, उन्हें भी लागू होते हैं, सबको लागू होते हैं। एक बार वो आर्म फोर्स का पार्ट बना, मतलब अगर वो धोबी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। सब लोगों को ये लागू हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट ने टाइम पे, पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट्स लाए और उस एक्ट से इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। इसका तो प्रोविज़न ये है कि ड्यूरिंग मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स पे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, और आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा पाओगे। सीधा सीधा ये स्टेटमेंट है। फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्शल लॉ क्या हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि क्या है मार्शल लॉ। ड्यूरिंग मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, सारे राइट्स पे, और बेसिकली आर्टिकल 32 पे भी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि मार्शल लॉ की, ठीक है, मार्शल लॉ ये कह रहा है कि भाई जब ये मार्शल लॉ किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा है, मार्शल लॉ कहाँ लग सकता है उसको समझते हैं, मतलब हम लोग बस एग्जांपल ले सकते हैं। मार्शल लॉ पूरे के पूरे नागपुर में लग सकता है, या फिर सिर्फ साउथ नागपुर में लग सकता है, या फिर ईस्ट नागपुर के बस एक जोन में लग सकता है, या फिर पूरे विदर्भ में लग सकता है, या फिर पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है, या फिर पूरे देश भर में भी लग सकता है। मार्शल लॉ क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं पता, सबसे ज़रूरी बात। अब बस बात ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाई है, तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन में है ऐसे मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि जब मार्शल लॉ लागू है तो उस टाइम पे हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को यूज़ नहीं कर सकते। आप राइट्स का यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, क्या सिचुएशन हो सकते हैं हम लोग ये समझते हैं। मार्शल लॉ मतलब पता है क्या, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मार्शल लॉ नागपुर में लागू है तो नागपुर का जो गवर्नमेंट है, तो फिलहाल तो गवर्नमेंट म्यूनसिपल है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कोई रूल नागपुर में नहीं लगेंगे, कॉरपोरेशन का कोई काम यहाँ नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालेगा, तो पूरा नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा ताम झाम संभालेगा आर्म फोर्स, मिलिट्री, सीधा सीधा मामला। और फिर उस हिसाब से उन्हें अगर लगता है इसको पकड़ो, अरेस्ट करो, अरेस्ट किया जाएगा, इसको पकड़ के फांसी दे दो, फांसी दिया जाएगा। सीरियसली आर्मी को लगता है कि कोई भी क्लासरूम में नहीं बैठेगा, बिल्कुल असेंबल नहीं होगा, कोई नहीं बैठ पाएगा ना, तो पकड़ के सीधा अंदर या फिर फांसी। और ये जो कुछ हो रहा है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मामला ये है कि भाई इतना हार्ड या फिर इतना रिजिड ये प्रोविजन क्यों रखा गया, बहुत रिजिड है ना। मार्शल लॉ का डेफिनेशन नहीं है सबसे पहले, क्योंकि देखो कैसा है, मार्शल लॉ मतलब इमरजेंसी, क्या ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन मार्शल लॉ और इमरजेंसी का कोई कंसर्न नहीं है। इमरजेंसी पूरा अलग हो गया और मार्शल लॉ अलग हो गया, दूसरा और एक। तो फिर मार्शल लॉ अगर इमरजेंसी नहीं, तो मार्शल लॉ मतलब आर्मी लॉ क्या, नहीं, आर्मी लॉ भी अलग हो गए। आर्मी लॉ कहाँ लागू होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड सुना है आपने कभी? इंडिया में 62 कंटोनमेंट बोर्ड है, महाराष्ट्र में 7 कंटोनमेंट बोर्ड है, एक कंटोनमेंट बोर्ड हमारे पास में ही है, कामठी आर्म फोर्स का, आर्मी का सेंटर है वहां पे, वो कंटोनमेंट बोर्ड। वहां पे उनका जो एरिया है ना, उनका जो टेरिटरी है,
उस टेरिटरी में जो रूल्स लगते हैं, जो रूल्स है वो रूल्स है आर्म्स लॉ के। आप कभी जाओ उनके टेरिटरी में, बस कभी ऐसे घूमते घूमते चले जाना काम पे टू व्हीलर लेके, और बढ़िया अपने बाइक को ढुर 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 करके जो है वो 80 100 120 की स्पीड से वो गलियों से चलाना। इतने ही डंडे पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके लॉ के हिसाब से आप उन गलियों से 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। उनके लॉज अलग, आर्म्स लॉ अलग है, इमरजेंसी अलग है। हम मार्शल लॉ को ना आर्म्स लॉ से जोड़ सकते हैं ना इमरजेंसी से। मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, लेकिन अगर किसी एरिया में बहुत ही एक्सट्रीम एंड क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन है तो उस टाइम पे हम पूरे एरिया को सौंप देंगे आर्मी के हाथों, और वहाँ पे स्टेट का या फिर वहाँ के कॉरपोरेशन का कुछ नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1919 में आपके पंजाब के अमृतसर शहर को सौंप दिया था जनरल डायर के हाथों, और जनरल डायर को जिस तरीके से सिचुएशन को संभालना जरूर उनको उसको लगा, उस हिसाब से उसने चलाया, और जालियनवाला बाग में इतने सारे लोगों को उसने मार गिराया। हमने हिस्ट्री में वो चीज़ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मामला यही है ना कि भाई इतना क्यों, मतलब क्या है फिर, आप क्या मतलब हमें खिलवाड़ कर रहे हो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। फंडामेंटल राइट तो बहुत दूर की बात है, हमारे जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये क्या है। ये बहुत ही समझ के चलिए आपकी एक्सट्रीम कंडीशन पे ये सिचुएशन लागू हो सकता है। अब एक्सट्रीम कंडीशन पे कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कंट्री में पंजाब में खलिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर हमारी बात हुई इसके पहले, हम लोग इसके बाद में भी देखेंगे, ठीक है। खलिस्तान, पंजाब के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, और उस पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल, जिनकी पहले से डिमांड है कि भाई हमें इंडिया के टेरिटरी में नहीं रहना है, पंजाब के इतने हिस्से को आप अलग कर दो, हमें एक अलग नेशन, अलग देश, अलग दर्जा हमें चाहिए। तो इसको लेके बहुत सालों से डिमांड है उनकी, कई सालों से है, कई सालों से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया आज़ाद होने के बाद से ये डिमांड शुरू हुई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन तो यहाँ तक बात है कि जब 1947 को पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन में जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, तब भी खालिस्तानियों ने अपनी बात रखी कि भाई अगर पाकिस्तान अलग हो सकता है तो पंजाब क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हमें भी अलग दे दो खालिस्तान। हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन बाद में खलिस्तान और खलिस्तानीज का प्रॉब्लम्स इतने बड़े कि जिसकी कोई हद नहीं थी। अमृतसर शहर में कोई भी आम इंसान सही तरीके से आसानी से फ्रीली जी भी नहीं सकता था। मामला तो ये था क्योंकि वहाँ के जो ये खलिस्तानीज थे, इनके पास पूरा मतलब सारे वेपन्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे उनके पास गन्स थे एंड ऑल दैट। लगभग वहाँ पे ना वहाँ पुलिस फोर्स का चल रहा था, ना वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ चल रहा था। सारा शासन जो है वहाँ की बदमाश कही कि वो लीडर जो है वो चला रहे थे। एक टाइम तो, एक दिन तो ऐसा आया अमृतसर शहर में कि अमृतसर शहर का और सिखों का जो फर्स्ट गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल ही उनका मेन सेंटर था। खलिस्तानी जो थे, वो जो टीम थी, वो गोल्डन टेम्पल ही उनका मेन, वहीं पे रहते थे वो, वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी। तो वो किनके खिलाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो पुलिस फोर्स के खिलाफ है। तो ऑफकोर्स एक पुलिस इंस्पेक्टर था, सिख था, यूनिफॉर्म पे था, भाई वो अपने भगवान से मिलने आ गया, ईश्वर से, गुरुद्वारा। अब वो यूनिफॉर्म पे था, उसको ड्यूटी जाना होगा, तो वो बस यूनिफॉर्म मतलब वो पुलिस वाला है। तो जो खलिस्तानीज अंदर थे उन्होंने उसको शूट कर दिया, मर गया वो जगह पे, उसकी बॉडी पड़ी है। न्यूज़ गई पुलिस स्टेशन कि ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस वैन आई बॉडी ले जाने के लिए। अंदर से ऑर्डर है, जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कोई पुलिस वाला अंदर नहीं आएगा, ना तो सबको उड़ा दिया जाएगा। 1 घंटा पुलिस वालों को बाहर खड़ा रखा गया। 1 घंटे के बाद उन्हें परमिशन दिया गया, तब जाके वो अंदर आए, बॉडी लेके गए। आप सोचिए ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से मार्शल लॉ लागू करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिचुएशन अब हमारे हाथों के बाहर निकल गई है, हम नहीं संभाल सकते। तो इस तरीके से एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में हम ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? ठीक है, लिख लो ना, मतलब हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आर्टिकल 32 भी रिस्ट्रिक्ट। आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को कुछ राइट्स दे रहा है स्पेशल।
खुद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 35 ये पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के कुछ राइट्स में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के कुछ राइट्स में। अब वो कौन कौन से राइट्स में कर सकते हैं उसका लिस्ट निकाल देते हैं। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है इजीली 16(3), 17, 23, 32(3), 33, 34, इन सारे आर्टिकल्स, मतलब इन सारे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस अमेंडमेंट करने का पूरा राइट पार्लियामेंट को है। ये प्रोविज़न डालना ज़रूरी था। ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी के राइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे याद करो आर्टिकल 16(3) क्या था, याद है? एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या कि कुछ स्टेट, उस स्टेट के स्टेट सर्विसेज उन्हीं स्टेट के रेसिडेंट के लिए वो रखेंगे, है ना। तो उसमें आज जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तो आप याद कीजिए कि सबसे पहले जब ये एक्ट लागू हुआ था तो इसी के साथ तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा भी तो स्टेट थे ना जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन बाद में वो स्टेट निकल गए, आज अलग स्टेट मतलब तेलंगाना एक ऐड हुआ। तो चेंजेस हुए तो अमेंडमेंट हुआ तभी तो हुआ है। तो ऐसी चीज़ों में तो हमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट लाना ज़रूरी हो जाएगा। 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, एक्ट्स लाने पड़ेंगे, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। 23 आपके जो हमने देखा था फोर्स लेबर कल ही, ठीक है, चेंजेस लाना ज़रूरी हो जाएगा। 32(3) अब भी मैंने रिवीजन में आपको पूछा था, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स लोअर कोर्ट्स को दिया जा सकता है, ठीक है। 33, 34 मार्शल लॉ एंड आपके आर्म फोर्स के, इनमें चेंजेस आ सकते हैं। चलो यहाँ पे वैसे प्रोविजंस हमारे फिनिश हो गए। फंडामेंटल राइट्स को लेके ही कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज ऐसे लिखना प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ, अच्छा टाइटल्स का क्या मैं नहीं, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 1717। तो जब तक राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट था तब क्या था, कैसे था, एकदम अच्छे से समझ लो। और अभी उसका क्या सिचुएशन है, अभी क्या हालात हैं। जब ये राइट हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट था तो बेसिकली ये एक आर्टिकल में नहीं था, ये 2 आर्टिकल में था। अब तक तो आपने ये सुना है, देखा है, समझा है कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके था, लेकिन आर्टिकल 31 के बाहर भी एक आर्टिकल था, फंडामेंटल राइट में ही था। बेसिकली ये आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, ये 2 प्रोविजंस लागू होते थे। आर्टिकल 19 बेसिकली हमें ये राइट देता था कि हम हमारे प्रॉपर्टी को हमारे हिसाब से कैरी कर सकते हैं, ठीक। हमारी जो भी प्रॉपर्टी एसेट है, घरदार है, प्लॉट्स है, ज़मीन है, वो हम हमारे हिसाब से कैरी कर सकते हैं। और आर्टिकल 31 ये प्रोविज़न करता था कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी से हमें स्टेट ये वंचित नहीं कर सकता। दोनों प्रोविजंस अलग अलग है। बेसिकली प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, 31 दे रहा है। 19 तो राइट दे रहा है। 19 कह रहा है कि हम हमारे प्रॉपर्टी को हमारे हिसाब से कैरी कर सकते हैं, ये तो राइट हुआ, प्रोटेक्शन थोड़ी हुआ। मैंने कहा आपको कि आप कल आओ, सबको मैं 100 रुपये वाली कैडबरी दूंगा। अरे लेकिन दूंगा ही, इसका कुछ वो तो रहे, ठीक है। आपको तो वो डिब्बा तो दिखे कि जहाँ पे सही में आपको दिख रही कि है चॉकलेट्स। तो यहाँ आर्टिकल 19(1)(f) आपको वो राइट देता है, लेकिन प्रोटेक्शन जो दे रहा है वो है आर्टिकल 31, जो कह रहा है कि आपके राइट टू प्रॉपर्टी से आपको स्टेट डिप्राइव नहीं कर पाएगा, वंचित नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपको राइट देता था 31। लेकिन भले ऐसा था, फिर भी स्टेट को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आर्टिकल 31 पे रिस्ट्रिक्शंस लाने के, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लाने के अधिकार था, बिल्कुल था। इसे समझते कि स्टेट, जब तक ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट में आता था, तब स्टेट को अगर आर्टिकल 31 पे रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं तो वो किस कंडीशन में ला सकते थे, समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल।
सेम एग्जांपल, ये बगल में स्लम एरिया है, इस स्लम एरिया को अगर स्टेट ने कैप्चर करना है तो ऑफ कोर्स भाई वो उनका प्रॉपर्टी है, तो यहाँ कुछ ना मतलब उनके प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं हाथ मारने की स्टेट की कोशिश है, तो उनके राइट टू प्रॉपर्टी की बात आ जाएंगी। तो स्टेट ऐसे कर सकता था क्या, या फिर कर सकता है क्या, किस कंडीशन में कर सकता था? तो दो बातें उसको, एक स्टेट जो भी कदम उठा रहा है ना किसी के प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए, वो बेसिकली चीज पब्लिक इंटरेस्ट में रहनी चाहिए थी। पब्लिक इंटरेस्ट हम लोग किसे कहेंगे, क्या लगता है पब्लिक इंटरेस्ट किसे कहेंगे? मतलब हम स्टेट किसी का वो तो ले रहा है, प्रॉपर्टी तो ले रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो कोई एक्शन है वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही है। हाँ, जैसे और एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम थी, और ज़मींदारों का मामला ये था कि भाई ज़मींदार सारे अगर हम लोग देखें लैंड होल्डर, तो लैंड होल्डर में हार्डली 1% 2% के आसपास ज़मींदार थे, और बाकी ऐसे सब 98-99% ऐसे लोग थे जिनके पास मतलब 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं थी। बड़े हाल बेहाल थे लोगों के, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था और इनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, है ना। मतलब कहा भाई बहुत सारा है, मतलब इतना प्रोडक्शन है कि क्या करें, मामला ये है। अब बात ये है कि ऐसे कंडीशन में जो लोग मर रहे हैं, और हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या था ना कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा इशू था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं था। लोग कौन है तो फार्मर्स है, अरे लेकिन फार्मर्स को भी काम करने के लिए फार्म लैंड तो चाहिए, तब जाके तो काम करेंगे, काम कैसे करेंगे? तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने, आप सोचिए कि ज़मींदारी को बंद करने वाला जब एक्ट लाया, तो वो कहेंगे ना हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में है, हमने उनकी प्रॉपर्टी तो ली, लेकिन क्या स्टेट को वो अपने फायदे के लिए ले रहे हैं? नहीं भाई, वो तो लोगों के ही वेलफेयर के लिए ले रहे हैं ना। तो अगर जब तक ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, तो स्टेट उसी कंडीशन में किसी के प्रॉपर्टी पे हाथ डाल सकती थी जब वो बात पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को लिया तो उस प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर कंपनसेशन देना, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मार्केट रेट से कंपनसेशन, इसी कंडीशन में स्टेट किसी के राइट टू प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सकती थी। पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो और प्रॉपर उनको कंपनसेशन देना ज़रूरी होगा। लेकिन क्या है, स्कूल की इतनी प्रॉब्लम्स थी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम्स पता है क्या थी? अभी आप जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट आज फिनिश करके जब हम लोग DPSPs देखेंगे ना, तो थोड़ा आपको फिर से समझेगा। अभी हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 जो DPSPs बताता है, तो DPSPs क्या कर रहा है ना, आपने वो देखे होंगे ना बैल, जिस बैल को दौड़ाने के लिए हमें एक लकड़ी की ज़रूरत रहती है, हम उसको पीछे से मारते हैं, ठीक है, चाबुक या फिर जो भी खिला विला हम लोग डालते हैं कि वो भागे। बस कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पार्ट नंबर 4 में ना ऐसे ही कुछ तो खिला रखा है, जो गवर्नमेंट के पीछे है ना हर बार जो है वो लागू रहता है कि आपने दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन क्या करना है? तो कंट्री, नेशन, देश, लोग, राज्य, इन सब का डेवलपमेंट हो, ये काम करना है। हम जब बोलते हैं ना कि हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, कहाँ से मेंटेन करेंगे? DPSP से करेंगे। सबको जस्टिस देना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। तो किस हिसाब से वो दे पाएंगे? DPSP देख लो, उस हिसाब से देंगे, क्योंकि DPSP कहता है कि भाई हर किसी का डेवलपमेंट हो, मेल फीमेल इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज रहे, इक्वल उनको वेजेस मिले। कोई भी पर्सन है, SC ST प्रोटेक्शन, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 46। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 47, 48A, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल दिया, मतलब ये इन्होंने DPSP ने। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा करेगा। जब भी गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जाता था, बीच में आ जाते थे पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स, और ये बड़ी गड़बड़ होना शुरू हो गया था कि भाई अब क्या करें। अब अच्छा, मामला क्या है? ये आपके DPSPs को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स बीच में आ रहे हैं, लोग दौड़ के जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, देखना कि किसी के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस ना है। तो सुप्रीम कोर्ट कान खींचता था गवर्नमेंट का कि आप नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट तो फंस गया ना। मतलब यहाँ पे डीपीएसपी ये भी बताता है कि गवर्नमेंट ने ये करना है, करने जाओ तो फंडामेंटल राइट्स बीच में आ रहे, तो करे क्या। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, इतने कि इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई अमेंडमेंट्स लाए, कई अमेंडमेंट्स। इन अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट 1, 4, 7, इसके बाद 25, 42, हाँ इतने अमेंडमेंट्स हमें, मेजर अमेंडमेंट्स दिखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो प्रॉब्लम्स थी, या फिर फंडामेंटल राइट्स कहने से भी अच्छा हम लोग कहेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने इतने अमेंडमेंट्स लाए थे, इतने अमेंडमेंट्स किए गए। इसमें तो और ऐड कर सकते हो बीच में 39 एंड 40, थोड़ा थोड़ा प्रोविजन था लेकिन था। मतलब क्या हुआ, मैं फिर से बता दूं, गवर्नमेंट कुछ करने गई, राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आया, तो फिर गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकालने के लिए अमेंडमेंट नंबर 1 किया, ठीक है। फिर कुछ दिन गए, फिर सरकार कुछ करने गई, फिर राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आया, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट नंबर 4 किया, ठीक। ये रास्ते निकालने की कोशिश किए गए अमेंडमेंट कर करके, लेकिन इसका फाइनल कुछ आंसर मिले ये लगभग असंभव था। इसलिए फाइनली 1978 में बहुत मेजर डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने 1978 को 44th अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आर्टिकल 19(1) और 31 दोनों को खत्म कर दिया, निकाल दिया, रिपील हो गए, अमेंडमेंट हो गया, और क्लियर कर दिया कि अब राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब हमारे लीगल राइट्स या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और वो लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम से आज हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में दिखेंगे, आर्टिकल 300A में। तो अब जैसे ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, तो अब इसका मीनिंग क्या निकलता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है, इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो पहला उसका मीनिंग तो ये निकलता है कि अब इसमें, मतलब इस प्रोविज़न में या फिर प्रॉपर्टी के कोई भी चीज़ को लेके अगर गवर्नमेंट को कुछ भी लॉज लाने हैं, नए कुछ रूल्स बनाने हैं, तो उस लॉज को लाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल लॉज पार्लियामेंट में पास करके भी चेंजेस ला सकते हैं, सिंपल मामला। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको क्लियर करवा दूं। अगर आपको याद होगा हमारा फंडामेंटल राइट का मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड लेक्चर, जब हमने आर्टिकल 13 को मैंने अच्छे से एकदम A to Z क्लियर समझाया हूँ। मैंने जितनी बुक्स एक एक वर्ड देता है, एक एक वर्ड को मैंने रखा था आर्टिकल 13 को समझाने के लिए। आर्टिकल 13 का मीनिंग ये निकलता है कि स्टेट ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता है जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन लॉज मतलब क्या, उसका मीनिंग हमने निकाला, डेफिनेशन। लॉज मतलब कोई लॉ है, पूरा लॉ है, या फिर लॉ का कोई प्रोविज़न है, या एक आर्टिकल है, या फिर ऑर्डिनेंस है, इसको लॉज कहा गया था। और ये कहा था अमेंडमेंट मतलब लॉ नहीं, मतलब अमेंडमेंट करके हम फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले आपको अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, अमेंडमेंट ही करना पड़ता था। उसको सिंपल लॉज ला के आप नहीं चेंज कर सकते थे। लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी, अब तो हमारा फंडामेंटल राइट रहा नहीं, तो अब इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ नए प्रोविजंस लाना है, कुछ नए रूल्स लाना है, तो उसको अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारा राइट रहा नहीं। हम नॉर्मल लॉज लाके भी इसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। हम मीनिंग देख रहे हैं किसका, कि अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। तो मतलब अब कैसा है, तो ये ऐसा है, अब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
हम नॉर्मल लॉज लाके उसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा लीगल राइट है, तो इस राइट को जो प्रोटेक्शन मिला है, ये प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन से मिला है या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन पे मिला है, लेजिस्लेटिव एक्शन पे नहीं। लिखो समझाते हैं। मेरे ख्याल से वैसे ये तीसरी बार हम लोग समझ रहे होंगे। एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिला है, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। याद करो जब हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पढ़ा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भी आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन देता था, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं। मतलब इसका मीनिंग बता तो क्या है। आज अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इन लोगों की ज़मीन जो है वो अपने हाथ में ले रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। अगर नागपुर के कलेक्टर कह रहे हैं कि नागपुर के साउथ एरिया में हम लोग इतना हेक्टेयर ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट कैप्चर कर रहा है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से मनमर्जी से बस एक ऑर्डर निकाल के कर पाओगे? नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर या कलेक्टर, इसे हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव एक्शन। आपको अगर किसी की जमीन लेनी है, भले ही वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लेनी है तो आपको उसके ऊपर लेजिस्लेटिव एक्शन करना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब क्या? पार्लियामेंट में आपको बिल पास करके, बिल लाके आपने उस बिल को पास करना पड़ेगा, लॉज बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी का प्रॉपर्टी ले पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। आज वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने हिसाब से कैसे भी मनमर्जी चलाएगा, भाई वो सरकार का इंसान है इसलिए कुछ भी करेगा, नहीं। आज भी हमें उसके एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिलेगा। भाई अगर लॉज लाएंगे तो हमारा प्रॉपर्टी जाएगा। ठीक है, क्लियर? डाउट होगा तो पूछो इस पॉइंट पे। क्लियर है ना? तो मामला ये है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हम आर्टिकल 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। कंफर्म मान्य करते हो ना आप? हम 32 का यूज नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आज भी स्टेट ने अगर हमारे प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा करने की कोशिश की तो हम आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब अगर कल आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन से मुझे सुना होगा तो मैंने कल भी आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब हम लोग आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब हम 226 की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करते हैं कि नॉर्मल लॉज की भी बात करते हैं। राइट? नॉर्मल लॉज। अरे भाई प्रॉपर्टी देखो, ऐसा थोड़ी है कि हम बस इसी काम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकेंगे भाई कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आए, और भी तो चीजें रह सकती हैं। आप सोचो, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एग्जांपल, ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी है यहां से मेन रोड निकालना है और पूरा का पूरा कब्जा सरकार कर रही है। भाई हमारा प्रॉपर्टी है करोड़ का, हमारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 1 करोड़ तो नहीं देंगे, हम आपको 75 लाख देंगे। और आपको 75 लाख मिल के भी, पहली बात तो मार्केट रेट से मिल नहीं रहा, और दूसरी बात इतना प्रीशियस एरिया छोड़ के हम कहाँ जाएं? क्यों जाएं? तो नहीं जाएंगे, हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। जा पाएंगे ना? लेकिन फंडामेंटल राइट के नाम से नहीं जा पाएंगे, इसलिए 32 यूज नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल लॉ से जा सकते हैं, इसलिए 226 यूज होगा, हाई कोर्ट जा पाएंगे। हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ में आया थोड़ा फर्क क्या है 32 एंड 226 में? ठीक है, थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, अब जैसे हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, यह हमारा लीगल राइट है, तो अब गवर्नमेंट को उस प्रॉपर्टी के इसमें फेवर में मार्केट रेट पे कंपनसेशन देने का बिल्कुल भी कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो मार्केट रेट से कंपनसेशन नहीं देंगे, अपने हिसाब से देंगे। GS2 के पेपर में आ सकता है आपको क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। हम ये समझ पा रहे हैं या फिर ये समझ रहे हैं कि जब वो जब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है तो आज उसकी क्या सिचुएशन क्या है।
पहले आपने प्रॉपर लिखे हो, इसके पहले जब तक वो फंडामेंटल राइट था तो दो ही कंडीशन पे स्टेट जो है उसके ऊपर कब्जा कर सकती थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो और दूसरी बात हाथ में लिए भी हो प्रॉपर्टी तो उसको मार्केट रेट से दो। आज वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट रेट से। आज वो फंडामेंटल राइट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते 32, लेकिन नॉर्मल लॉज को लेके हाई कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। आज वो फंडामेंटल राइट नहीं है तो भी हमें एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन है, लेजिस्लेटिव से नहीं है। भाई लॉज लाके किए जा सकते हैं। आज वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए उस प्रोविजन में चेंजेस करने के लिए पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल लॉज लाके वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब ये सारी चीजें हमें आज लागू होती है, लेकिन भले ही आर्टिकल 91F निकल गया, भले ही आर्टिकल 31 निकल गया, राइट टू प्रॉपर्टी का राइट हमें नहीं है, लेकिन दो कंडीशन में ये राइट आज भी लागू है। दो कंडीशन में, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हूं। एक, आज भी माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये चीज लागू है, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये चीज लागू है फार्मर्स को या फिर एग्रीकल्चर लैंड्स को। आज भी लागू है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या लागू है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज भी माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लागू है, आज भी फार्मर्स के एग्रीकल्चर लैंड्स को लागू है, बाकी किसी को लागू नहीं। क्या लागू है? तो लागू ये है कि यहां देखो क्या लागू है बेटा, इधर देखो, सोचो समझो इसको। क्या लागू है? तो आज भी इनके लैंड्स अगर गवर्नमेंट को लेना है तो बात पब्लिक इंटरेस्ट की रहनी चाहिए तो ही ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर लिया भी है तो इन्हें प्रॉपर मार्केट रेट से कंपनसेशन देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें इन दो फैक्टर्स को लागू होती हैं, बाकी और किसी को लागू नहीं होती। डन, क्लियर। चलो यहां पे ये मामला हुआ फिनिश। अब यहां तक आए ही है तो और थोड़ा सामने जाते हैं, लेकिन अगर आप ये टॉपिक आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा तो नहीं जाते, सर में जा रहा होगा तो सीधा और सामने जाते। ले जाओ सामने की, ठीक है, बाउंसर पड़ेगा नहीं ना, स्मूथली है ना, क्योंकि आर्टिकल 31A 31B 31C अब यहाँ तक आया है तो उसको फिनिश कर देते हैं एक बार का। क्योंकि फिर से जब हमने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया तो हमने देखा है कि किस स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आते थे, ड्यूरिंग इमरजेंसी, और उसके बाद हमने कुछ आर्टिकल्स डाला था 31A-B-C लिखा है आपने। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 31A-B-C क्या थे। देखिए आर्टिकल 31A या फिर 31B या फिर 31C डालने के पीछे के जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था ना, वो ऐसे गलत था ये नहीं बोल सकते हैं। मामला यही था कि भाई उन्हें डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एक्शंस लेने थे, और उसको लेते समय लेकिन हर बार राइट टू प्रॉपर्टी या फिर कुछ राइट्स ऐसे थे फंडामेंटल राइट्स जो बीच में आ ही जाते थे। तो जब जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तब तब उन्होंने इन सेक्शंस, नए सेक्शंस को लाए। अगर हम लोग 31A की बात करें तो बेसिकली 31A ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की बात करता है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। अब मामला ये है कि आर्टिकल 31A ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स करने की राइट्स मिले हैं। अब लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत क्या? तो सेम एग्जांपल जैसे हमें तभी लिया कि ज़मींदारी जो सिस्टम था, कई लोग ऐसे जिनके पास हाथ में ज़मीन नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत सारे ज़मीन है, कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा ना, तो उसको लेके हमने डाला था आर्टिकल 31A। और आर्टिकल 31A क्लियर करता है कि आर्टिकल 31A ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 एंड 19 पे रिस्ट्रिक्शंस ला सकता है। आर्टिकल 31A 14 एंड 19 पे रिस्ट्रिक्शंस लाता है। रिस्ट्रिक्शंस लाता है मतलब क्या? मतलब अगर 31A को इम्प्लीमेंट करना है तो आपके आर्टिकल 14 बीच में आ रहा है, फिर 19 बीच में आ रहा है, आप अपने पास रखो, 31A इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सीधा सीधा मामला। इसके बाद ऐड किया हुआ नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 31B, जो इससे भी ब्रॉड सेंस में रखा गया 31B को।
वो 31A से भी बड़ा और ब्रॉड सेंस में है। वो क्या था 31B, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 31A तो बस लिमिटेड है किसको लेके, 14 और 19 को लेके, लेकिन आर्टिकल 31B बहुत ही स्पेसिफिकली डालने की कोशिश की गई। क्या किया गया कि आर्टिकल 31B को डाल के एक नया शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31B को डाल के एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 9th शेड्यूल, और गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हम जो भी लॉज बना के, एक्ट्स बना के 9th शेड्यूल में डालेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहेगा, ठीक है। और 9th शेड्यूल को प्रोटेक्शन इतना कौन देता है, 31B। समझ में आई क्या बात। पार्लियामेंट ने एक्ट लाके 31B भी एक्ट लाया, 9th शेड्यूल ऐड किया और कह दिया कि भाई हम कोई लॉज लाके अगर उस लॉज को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया, याद करो डस्टबिन है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहेंगे। तो 9th शेड्यूल को इतना प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं डाल रहा है या फिर नहीं डाल पा रहा है। तो 9th शेड्यूल को प्रोटेक्शन दे रहा है 31B। मतलब दूसरे मीनिंग से हम लोग ये भी बोलेंगे 31B 9th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को 9th शेड्यूल से दूर कर रहा है, ठीक है। क्लियर यहां तक। फिर आती है बात 31C की। 31C ऐड हुआ था 25th अमेंडमेंट से। एकदम आराम से इसको देखो, 31C क्या कर रहा है। 31C जो ऐड हो रहा है 25th अमेंडमेंट। मामला क्या है, तभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसके बीच में झगड़े थे, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने जाओ, फंडामेंटल राइट बीच में आ रहे, तो सरकार करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, ऐसा कंडीशन आ गया था। तो यहां 31C को 25th अमेंडमेंट ने ऐड करके देखो प्रोविजन क्या किया। प्रोविजन ये किया कि जब भी गवर्नमेंट डीपीएसपी का आर्टिकल 39B एंड 39C इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कंफ्यूज मत हो, 25th अमेंडमेंट से 31C ऐड किया गया और 31C डीपीएसपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसे? तो 31C डीपीएसपी को प्रोटेक्शन इस तरीके से दे रहा है कि डीपीएसपी का एक आर्टिकल 31B और 31C जब इसको इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर रहा है या फिर स्टेट कर रहा है और इनके इन्फोर्समेंट से किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 14, 19 या 31 ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन 39B और 39C का ही इन्फोर्समेंट होगा। क्या था ये प्रोविजन? 25th अमेंडमेंट ने 31C को ऐड किया और 31C डीपीएसपी को पावरफुल बना रहे हैं, लेकिन डीपीएसपी के किस आर्टिकल्स को? 39B और 39C का। क्या थे कल देखेंगे हम लोग। 30 और फिर प्रोविजन ये बोल रहे हैं कि जब स्टेट 39B या 39C को इनका इन्फोर्समेंट कर रही है, इनके इन्फोर्समेंट के कारण आर्टिकल 14 रिस्ट्रिक्ट किया हो जा रहा है या फिर 19 रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या फिर 31 रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फोर्समेंट इन्हीं का होगा। मतलब यहां फिर से फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक्चुअली हम स्पेसिफिकली लिख दूँ आपको। एक्चुअली 25th अमेंडमेंट ने ना दो प्रोविजंस डाले थे, दो। एक तो ये हुआ, मैं फिर से अच्छे से इसको क्लियर करता हूँ। 1971 को, और ईयर ईयर मत डालो, यही बहुत हेवी हो रहा है, ऊपर से अभी साल को याद करने की जरूरत नहीं, वो बाद में देखते बैठेंगे। 25th अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 31C ऐड होता है और 31C ऐड करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? तो 1939B और 39C को प्रोटेक्ट करना। और फिर प्रोविजन ये है कि जब स्टेट इन आर्टिकल्स को इन्फोर्समेंट इनका कर रही है और इस कारण फंडामेंटल राइट्स में से ये 3 राइट्स बीच में आ रहे हैं, डजंट मैटर, डीपीएसपी को ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ इस अमेंडमेंट का फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट ये तो बोल रहे कि डजंट मैटर, डीपीएसपी ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चिल्ला रहे हो कि नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं,
तो आपके राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस को लेके आप देश के किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे। मतलब क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिव्यू के राइट को निकाल दिया गया कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये दो प्रोविजंस डाले गए। ठीक है, ये एबीसी देख लिया हमने, एबीसी पहले देखना था, वो देख लिया। अब बस इतना आप ध्यान में रखिए कि कैसा है ना कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकता है। क्या मनमानी इन द सेंस कैसा है ना, अमेंडमेंट करने का राइट उन्हें है भाई, वो कर ही लेते हैं मनमानी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बिल्कुल करेंगे। तो आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या क्या एक्शंस थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक्शन देखेंगे, उसके बाद एक ही अमेंडमेंट देखना है हमें। पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस 31B को लेके देखेंगे। अब यहाँ पे जो 31B डाला गया था 9th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉज लाती है और 9th शेड्यूल में डालते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर रहेगा। ठीक है, फाइनली इस 9th शेड्यूल या फिर 31B को लेके 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। वो केस थी कोहल्ले केस समथिंग, ऐसा कुछ तो नाम था, कोहल्ले केस ऐसा समथिंग कुछ तो नाम। और उस कोहल्ले केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे रहा है कि 1973 के बाद स्टेट ने जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले होंगे वो सारे लॉज सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। मतलब अब 9th शेड्यूल ओपन हो गया है सुप्रीम कोर्ट को लेके। कोहल्ले केस 2007 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा कंफ्यूज मत, 31B 9th शेड्यूल क्या बता रहा था, यहां हम लोग जो भी लॉज डालेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा। 2007 का कोहल्ले केस का जजमेंट क्या बता रहा है, 1973 के बाद जो भी आपने रूल्स इसमें डाले होंगे, लॉज डाले होंगे, सब सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। ठीक है, ओपन कर दिया उसे। 1973 ही क्यों, देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, 1 मिनट में। इसको अच्छे से 10 बार रिवाइज करना, पढ़ना। मैं इसके बाद जो आपको दूंगा ना क्वेश्चन, इसी के ऊपर दूंगा, इसी के ऊपर दूंगा। हाँ चलो, अब आते हैं इधर 31C। अब 31C में तो देखो ना, 31C में तो गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही जोर दिखाया। मतलब ये तो जोर किसके ऊपर है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर है और भाई जुडिशरी के भी ऊपर है। मतलब स्टेट कह रहा है कि हम तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी ला सकते हैं और आपके राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं इसलिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया 1973 केशवानंद भारती केस। और 1973 के केशवानंद भारती केस के जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट है, किसी एक बात के लिए जजमेंट नहीं आया था, बहुत सारे प्रोविजंस है, उसमें से एक प्रोविजन देख रहे हैं हम लोग। केशवानंद भारती केस 1973 के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिव्यू का राइट ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल हटाने की कोशिश स्टेट नहीं कर सकता। लेकिन आपके 25th अमेंडमेंट ने ये पॉइंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाया है, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को हिलाया है। इसलिए ये प्रोविजंस कि फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इसके लिए वो सिटीजन्स कोर्ट नहीं जा सकते, ये प्रोविजन इलीगल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इलीगल 1973 केशवानंद भारती केस कर रहा है इस प्रोविजन को, इसको नहीं, इसको नहीं। 25th अमेंडमेंट ने 2 प्रोविजन किए ना, तो 1973 के केशवानंद भारती केस ने इसको इलीगल प्रोविजन कहा, इसको अब तक नहीं छेड़ा केशवानंद भारती केस में। खाना तो पूरा खाना और पूरा पचाना भी, थोड़ा सा घर में जाके शांति से, या फिर हो सकता है अभी तो हमने शुरू करके टाइम ही कितना हुआ, आप पूरा पॉलिटिक्स समझ जाओगे ना, तो ये ज़्यादा हेवी नहीं जाने वाला आपको। ठीक है, ये लगभग हम लोग झगड़े देख रहे हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। 31B डाला गया 2007 में, क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 25th अमेंडमेंट करके 2 प्रोविजंस डाली गई। 1973 के केशवानंद भारती केस ने एक प्रोविजन को इनलीगल घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद तो ऐसा अमेंडमेंट हुआ जिस अमेंडमेंट ने पूरे देश को हिला दिया था। वो आज तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट और हमारे कंट्री का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1976 का 42nd अमेंडमेंट। एंड 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया,
तो इस अमेंडमेंट ने 31C को और पावरफुल बनाया। क्या पावरफुल बनाया? तो याद करो कि 31C क्या था। जब 39B और C का इन्फोर्समेंट हो रहा है तो आर्टिकल 14, 19 या 31 बीच में आ रहा है, डजेंट मैटर, 39B और C का इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। उसको और पावरफुल करके का इन्फोर्समेंट हो रहा है, तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स बीच में आ रहा होगा तो भी डजेंट मैटर। क्या ज्यादा का हुआ? पहले 3 ही राइट्स की बात थी, अब हम लोग कह रहे, स्टेट कह रहा है कि हम लोग सारे खा के, बिल्कुल कोई राइट्स जो है वो बीच में आ रहा है वो नहीं माना जाएगा। सेम ही स्टेटमेंट लिखना है आपने, बस ऊपर 14, 19, 31 स्पेसिफिक थे, यहाँ पे ऑल फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये जो स्टेट की मौज थी 4 ही साल रही। 1980 को ऐसा एक केस आया कि सारी चीज़ें स्टेट की ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ देखिए ना, इसमें तो मतलब स्टेट कितना पावरफुल हो गया। मतलब यहाँ तो इजीली कोई भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश स्टेट की तरफ से होगी। इसी कारण जो सामने 1980 को सुप्रीम कोर्ट में केस आई, उस केस को हम लोग मिनर्वा मिल्स केस कहते हैं, मिनर्वा मिल केस। और मिनर्वा मिल केस ने इस प्रोविजन को 31C, 39B और 39C और ऑल फंडामेंटल राइट्स, इस प्रोविजन को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया। यस, कंप्लीटली पूरा। तो 31C अब इनलीगल है, उसको इंप्लीमेंट ही कर सकती गवर्नमेंट, नहीं कर सकती, मतलब अब फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ सकते। ऐसा तो नहीं लग रहा है आज क्यों भी आया यार क्लास, क्लियर है ना। सबसे पहले आर्टिकल 31A ने आर्टिकल 14, 19 को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, ये लिमिटेड प्रोविजन था। देन आर्टिकल 31B ने पूरा 9 शेड्यूल ही क्रिएट करा, और लॉज अगर वहाँ गए तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर रखा। उसके बाद 25th अमेंडमेंट ने 31C लाया और 39BC को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और 14, 19, 31 बीच में आ रहा है तो उन्हें अवॉइड किया जा रहा है। और एक प्रोविजन की जा रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस है, इस नाम को लेके कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा। लेकिन इसी को खत्म करने के लिए फिर 1973 केशवानंद भारती केस, और उस केस के जजमेंट ने सेकेंड प्रोविजन को इलीगल घोषित कर दिया कि भाई ये कोर्ट वाला जो मामला है वो तो रिव्यू का मामला है, आप उसको नहीं छीन सकते। उसके बाद फिर 42nd अमेंडमेंट, और 42nd अमेंडमेंट 31C को पावरफुल करके 39B और C के इंप्लीमेंट को सारे फंडामेंटल राइट्स पे लागू कर रहा है। लेकिन 1980 मिनर्वा मिल्स 31C को ही इलीगल घोषित कर रहा है। मतलब अब गवर्नमेंट कोई DPSP की इंप्लीमेंटेशन के लिए किसी फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते। क्लियर? ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट मतलब ये हो गया, लास्ट पॉइंट डालिए, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत सारे थिंकर्स, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ये क्रिटिसिज्म बहुत कॉमनली करते हैं कि ये क्या है, मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने लिमिटेशंस, यहाँ फंडामेंटल राइट हम लोग देखते नहीं है तो आगे लिमिटेशंस। अच्छा, हमने भी तो ये किया है, हर प्रोविजन में हमने देखा कि अच्छा ये राइट है, लेकिन एक्सेप्शंस है, लिमिटेशन, हर एक चीज़ पे लिमिटेशंस लिमिटेशंस लिमिटेशंस। तो मामला ये है कि ये लोग जो देख रहे हैं ना फंडामेंटल राइट्स को, इनके हिसाब से तो यहाँ पे राइट्स कम और एक्सेप्शन, मतलब जो लिमिटेशंस है वही ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर एक जसवंत रॉय कपूर नाम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने एक सलाह दी थी कि भाई आप काम करो ना, आप पार्ट नंबर 3 का ना टाइटल चेंज कर दो, उसको फंडामेंटल राइट ये टाइटल देने से अच्छा आप टाइटल ये दो कि लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ही ज़्यादा है फंडामेंटल राइट से ज़्यादा। तो ये क्रिटिसिज्म मिलता है। अब देखो हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा, फंडामेंटल राइट भी कुछ अलग नहीं है। तो ये फर्स्ट जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका ये सेकेंड पॉइंट ऐसा है, आपने इतने सारे राइट्स दे दिए, इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, लेकिन इसमें सोशल इकोनॉमिक राइट्स तो है ही नहीं। तो इनके हिसाब से कौन से सोशल और इकोनॉमिक राइट्स? सोसाइटी का प्रोटेक्शन, ये फंडामेंटल राइट में रहना चाहिए था। इसके अलावा राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। राइट टू वर्क काम करने का अधिकार अलग, राइट टू एम्प्लॉयमेंट ये अलग। राइट टू रेस्ट इनका कहना है ये भी रहना चाहिए भी। राइट टू एंटरटेनमेंट, काम के समय में एक आध घंटा कुछ एंटरटेनमेंट तो हो जाए, तभी तो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स रहना चाहिए। यूएस बोल रहा हूँ मैं आपको, चाइना एंड यूएसएसआर में, मतलब यूएसएसआर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व रशिया की। इनके
पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स थे, कौन से? राइट टू रेस्ट था, राइट टू एंटरटेनमेंट, क्या एंटरटेनमेंट होता था वही जाने, लेकिन था। तो इनका कहना ये है कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए, तो ये नहीं रखे गए, तो ये इनकी क्रिटिसिज्म है। इनकी क्रिटिसिज्म, अब मामला ये है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इनका जो कहना है ये सबको दिया, कहाँ से देंगी गवर्नमेंट? राइट टू एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको जो है वो नौकरी मिले, कहाँ से? यहाँ खाने के वांदे हैं, हम कहाँ सबको एम्प्लॉयमेंट देते उस आज तो भी है वो पॉसिबल, आज भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया तो हम तो रोज जाएंगे स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्रिटिसिज्म करना कोई बड़ी बात नहीं, कर दिया उन्होंने, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नो क्लियरिटी। अब नो क्लियरिटी मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग 2/3 मेंबर्स लॉयर्स थे, और लॉयर्स थे तो सारे लीगल लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश हुई, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ हुई कि उसको समझ पाना मुश्किल है। वो आर्टिकल 28 देख लो, पढ़ लो, टाइटल समझ के बाहर भी है, कितना भी पढ़ लो तो यही दिमाग में आता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो, है तो क्लियरिटी नहीं है। मामला प्रॉब्लम ये है, ये सब के सब एडवोकेट लॉयर थे, इन्होंने सारे लीगल वर्ड्स को डालने की कोशिश की और इससे ना क्लियरिटी नहीं रही फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, नो परमानेंसी। अब नो परमानेंसी मतलब हमने एक हाथ से राइट्स को दिया, लेकिन दूसरे हाथ से पहली बात तो इतने रिस्ट्रिक्शंस तो रखी ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात, पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट लाके इसमें चेंजेस कर सकती है तो ये परमानेंट थोड़ी है। अभी हमने 31B 31C देखा है, 31C या फिर 42nd अमेंडमेंट ने 31C को तो इतना पावरफुल कर दिया कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शंस लाने की उन्हें अधिकार मिला, तो परमानेंट नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। देन नेक्स्ट डालिए, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जो नो कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी का मामला है, तो उनका कहना ये है कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट्स बना है, जैसे प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंटरप्रेट करने का राइट किससे है? कोर्ट को, ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। लेकिन उन्हें भी इंटरप्रेट करने के लिए उनकी मीनिंग को समझना तो पड़ेगा। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ऐसे, मतलब कुछ प्रोविजंस हैं जो सही में नहीं समझ में आते हैं, तो क्या फिलॉसफी है उसका, वो अगर पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको सही बताऊं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो और नो डबल जियो पार्टी, आप अगर जीवन में पहली बार पढ़ोगे ना, ठीक है, एक तो क्लासरूम में मैंने पढ़ा दिया इसलिए ठीक है, आप उसको बुक लो और पढ़ो, आप नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल भी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज नहीं लगती है, बिल्कुल क्लियरिटी ही नहीं है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी तो इंसान है, मशीन थोड़ी है, बटन दबा के इंटरप्रेट कर लेंगे, है ना। तो इंटरप्रिटेशन के लिए दिक्कत होती है, सही तरीके से उसे नहीं रखा। अब आर्टिकल 32 ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो दे दिए, लेकिन गरीब इंसान फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, भाई इतना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। कोर्ट का फीस भरो और रजिस्टर एडवोकेट को लेके जाओ, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि जो रजिस्टर्ड एडवोकेट रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पैर रखने के, समझ के चलो 5 मिनट, वो उनका टाइम के हिसाब से चलता है, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो 5 मिनट का उसका जो फीस रहेगा ना, 5 मिनट का फीस 1 लाख रुपए ले लेगा। 5 मिनट का बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा रुकाना है तो कम से कम 5 लाख ले लो, और एक हियरिंग में हो जाएगा सारी क्लियर। गरीब कहाँ से देगा? मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट का फीस अलग, रजिस्ट्रेशन फीस अलग, मामला ये है ना। तो ये भी इतना इजी थोड़ी है, दे तो दिए हमने, लेकिन ये कौन बेसिकली बेयर करेगा उसे। लास्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन कल ही हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि हम कह रहे हैं आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे हमें कुछ प्रोटेक्शन देता है। आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ही क्यों दे रहे हो? मामला ये है, ये कैसे भाई, ये कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बातें करता है? तो इसको लेके भी बड़ी बातें हुई, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट एनी क्राइम अरेस्ट किया जा सकता है, और उसके ऑफकोर्स मिस यूज़ हो सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बिल्कुल भी चीज़ें लागू नहीं हो सकती अच्छी तरीके से। तो ये सारे एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट्स में है। क्लियर? यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स फिनिश हुए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे डीपीएसपी में, कल जाएंगे, आज नहीं, डोंट वरी, ठीक, कल देखेंगे हम लोग। लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स पे देखिए कैसे है, हमने जैसे आर्टिकल 12 to 35 मतलब लगभग कितने प्रोविजंस हुए आपके 20, 30, 18 एंड 20 to 23,
और अमेंडमेंट के एक दो तो 24 25, और आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51, तो लगभग ये भी 16 आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट कब स्टार्ट किए थे हमने? घुमा मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत सर के बुक से ज़्यादा नोट्स बना लिए हमने कितना? 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, और आज हम लोग हैं 11, 8 दिन, फिर भी अच्छा खासा कवर किया 8 दिन में। सही बता रहा हूँ मैं, नहीं सही में उसको और टाइम लगता है बहुत बार, 8 दिन में किए, बहुत अच्छा है। अब इतना ही पोर्शन समझ के चलो कि हमें पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 ये देखना है, डीपीएसपी और हाँ, लेकिन है इतना ही बड़ा, लेकिन इतने बड़े को पढ़ने के लिए 2 लेक्चर बहुत हो गए, 2 लेक्चर। डीपीएसपी को मैंने बस आपको समझाना है उसका फिलोसॉफी क्या है, बाकी तो सब पढ़ पढ़ के दिखाना है और आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐसी ही आपको लिखना है, उसका बस कब ऐड हुआ, क्या उसकी मीनिंग एंड ऑल दैट, और कुछ नहीं, 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी को।